So, hello everyone. Here we are back with our current affairs series, and today we are doing current affair of 19th of October. For reference, you can use DRISTIIS website. आज हमारे पास 4-5 ही न्यूज हैं. So let's cover them one by one. Our first news is about Kunming-Montreal biodiversity framework. So this was in news because of the key biodiversity areas. अब जो की बायोडाइवर्सिटी एरियाज हैं उनका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है, तो वहीं पर ये चीज मेंशन थी, तो इसे एक बार हम देख लेते हैं. तो ये जो है हमारी एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है. बेसिकली इसका जो पर्पस है, इसने टारगेट किया है 30x30, यानी कि हम जो 30% हमारी वेटलैंड्स हैं या फिर हमारे जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, जो भी हमारी एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हम पढ़ते हैं, उसका जो 30% पार्ट है बाय 2030 हम उन्हें उनका जो लॉस हमारा हो रहा है वो लॉस हम कम कर देंगे. तो ये यहाँ पर पर्पस है, ये टारगेट आप याद रखोगे 30x30. देन बायोडाइवर्सिटी लॉस कम करना है, वही चीज है बाय 2030 ग्लोबली. इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी एरिया की अगर हम बात करें, की बायोडाइवर्सिटी एरिया, वो यहाँ पर इसकी प्रायोरिटी है. अब बायोडाइवर्सिटी एरिया के बारे में देख लेते हैं हम. तो जो की बायोडाइवर्सिटी एरिया होते हैं वो बेसिकली हमारे वही एरिया हैं जहाँ पे हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसके रिस्पेक्ट में वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. वो जो एरिया होंगे वो हमारे की बायोडाइवर्सिटी एरिया होंगे. फॉर एग्जांपल अगर इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो हमारे वेस्टर्न घाट हो गए. सो दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर. क्राइटेरिया हम एक बार देख लेते हैं कि की बायोडाइवर्सिटी एरियाज के लिए क्या रहता है. तो हमारे पास 5 क्राइटेरिया हैं. दिस यू नीड टू रिमेंबर. एक हमारा होगा ग्लोबल थ्रेटन बायोडाइवर्सिटी, की जो बायोडाइवर्सिटी जिसे थ्रेट है. फॉर एग्जांपल अगर कोई प्लांट है या कोई एनिमल है जिसे थ्रेट है कि एक्सटिंक्ट हो सकता है या फिर वो वल्नरेबल है, एंडेंजर्ड है, तो उसे प्रोटेक्शन दे. इसके अलावा ज्योग्राफिकली रिस्ट्रिक्टेड बायोडाइवर्सिटी. फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसी स्पीशीज है जो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही मिलती है या कोई यूनिक स्पीशीज है तो उसका कंजर्वेशन किया जाए. इकोलॉजिकल इंटेग्रिटी, then biological processes and irreplaceability. So these things you need to remember here. ये जो 5 criteria हैं. Coming to our next news, that is about Section 6A of Citizenship Act. अब ये जो है हमारा, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. असम अकॉर्ड को हमने डिस्कस किया था. असम अकॉर्ड बेसिकली हमारा अग्रीमेंट था जो कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट ऑफ असम और सेंट्रल गवर्नमेंट और जो हमारे लीडर्स थे आसाम के, उनके बीच में हुआ था ये साइन. तो अभी जो ये है सेक्शन 6 से ये क्या बोलता है, बेसिकली ये बोलता है कि जो 1971 25 मार्च 1971, ये डेट आप याद रखोगे, इसके बाद जो भी सिटीजन्स आए हमारे इंडिया में वो सभी इलीगल माइग्रेंट्स बोले जाएंगे. इससे पहले जो भी आए उनके राइट्स को रिकॉग्नाइज किया जाएगा और वो हमारे सिटीजन्स असम के कहलाएंगे. तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट का अभी जजमेंट आया है. सो दिस वी नीड टू रिमेंबर हियर. Coming to our next news, that is about National Bird Bureau of Wildlife. Sorry, बर्ड चल रहा था इसलिए हो जाता है. नेशनल ब्यूरो ऑफ वाइल्ड लाइफ. तो यहाँ पर हमें जो पता होना चाहिए ब्रीफ पर्सपेक्टिव से कि इसके जो चेयरमैन हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं. एडवाइजरी बॉडी है हमारी अंडर WPA एक्ट के, हमारी ये आती है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर इसे बनाया गया है. स्टैंडिंग कमेटी जो है इसकी वो डिसीजन लेती है बेसिकली कि वाइल्ड लाइफ अगर कोई है हमारे पास, कोई भी अगर मान लिया हमारे पास क्या बोलते हैं उसे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो उसके 10 किलोमीटर के एरिया में अगर कोई भी हमें कंस्ट्रक्शन करना है, कुछ भी अगर हम चीज बना रहे हैं, तो उसके लिए जो हमारा प्रोसीजर होगा क्लियरेंस का वो ये हमें प्रोवाइड करती है. मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हमारे इसके चेयरमैन होते हैं. सो दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर. कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज, दैट इज अबाउट टेलीकॉम सेक्टर. तो यहाँ पे हमें बस ये डाटा थोड़ा सा आप देख लो, याद रखने लायक, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये हमारे लिए. इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट हो जाता है हमारे लिए टेलीकॉम सेक्टर में. 1 बिलियन प्लस सब्सक्राइबर है हमारे. 6.5% इसका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है GDP में. इसके अलावा आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है. कमिंग टू लास्ट न्यूज, दैट इज अबाउट नोनाइल फिनोल. अभी देख लेना है इसकी प्रोनाउंसिएशन, आई गेस यही होगी. नोनाइल फिनोल
इथोक्सिलेट्स एंड नोनाइल फिनोल। तो बेसिकली ये जो हमारे हैं ये सर्फेक्टेंट्स हैं। बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हो कि जो हम जैसे हमारा सर्फ एक्सेल हो गया, बड़ी सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे तो बेसिकली जो हमारे सर्फ होते हैं, डिटर्जेंट्स होते हैं, उन्हें हम बोल देते हैं। तो ये जो है हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रही है। बेस्ट एग्जांपल हमें देखने को मिलता है जो यमुना में फ्लोट, आपने देखा होगा। ओके, मैं भूल गई फोटो ऐड करना। दैट इज कि आपने अभी वीडियोस देखे होंगे पीछे कि लास्ट जो यमुना के वीडियोस आ रहे थे जहाँ पर बहुत सारा फ्लोट वहाँ पर आया हुआ था, तो उसके बारे में है ये। तो एंडोक्राइन जो हार्मोन्स होते हैं, हमारे हार्मोन सिस्टम जो होता है हमारे लोगों का, उसको ये डिस्टर्ब कर देते हैं। एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस के लिए ये केमिकल रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके अलावा जो बायोडाइवर्सिटी को हार्म करते हैं वो तो चीज़ें हैं ही। सो दिस मच वी नीड टू नो है। यहाँ पर अभी के लिए इतना ही है। कमिंग टू अर क्वेश्चन पार्ट, so for today we have two questions. First is about कि हमारे जो की बायोडाइवर्सिटी एरिया है वो क्या होते हैं, and what are the impact of global warming and climate change on them. तो सिंपली अगर हम एक रफ फ्रेमवर्क क्रिएट करने लगे तो आप सिंपली इंट्रो में नहीं डाल सकते क्या की बायोडाइवर्सिटी एरिया क्या है, डिफाइन करो उसे और उसके एक दो एग्जाम्पल डाल दो। इसके अलावा बॉडी की अगर हम बात करते हैं, इम्पैक्ट की अगर हम बात करें, तो आप डिवाइड कर दो इम्पैक्ट को, एक एक करके सोचते जाओ। सबसे पहले अगर हम सोचें कि बायोडाइवर्सिटी एरिया है तो वहां पर हमारे कुछ ना कुछ बायोडाइवर्सिटी होगी, उसको थ्रेट हो जाएगा। अब अगर बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट है तो हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं डिफोरेस्टेशन के चांसेस बनते हैं। अगर डिफोरेस्टेशन होगा तो जो लोग उन पर डिपेंडेंट हैं उनको भी कहीं ना कहीं नुकसान होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, डिफोरेस्टेशन अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं प्लांट कम हो रहे हैं। प्लांट कम हो रहे हैं तो क्या होगा, जो स्पीशीज हैं उनके लिए, जो प्लांट्स पे रहती हैं या फिर जो भी उस एरिया में रहती है उनके लिए हैबिटेट लॉस हो जाएगा। हैबिटेट लॉस होगा तो क्या हो सकता है, माइग्रेशन हो सकता है। माइग्रेशन हो सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, इकोसिस्टम सर्विसेज हमारी डिस्टर्ब हो सकती हैं। जैसे कि अगर वो कार्बन एब्जॉर्ब कर रहे हैं प्लांट्स, तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जो है हमारा वो कम हो जाएगा। सो दीज आर सम ऑफ दी, ऐसे चैन बना बना के एक दूसरे से रिलेट करके आप समझ सकते हो। कमिंग टू कंक्लूजन पार्ट, कंक्लूजन में हम सिंपली मेंशन कर सकते हैं कि 30x30 जैसे टारगेट्स हमने ग्लोबल लेवल पर लिए हैं ताकि हम उन्हें बचा सकें। सो दिस मच वी नीड टू नो हियर। Coming to our next question, that is about our section 6 से कि इसको लेकर जो हमारे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है उसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। इसके अलावा हाउ विल इट बैलेंस लोकल डेवलपमेंट एंड ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स, दोनों को बैलेंस कैसे करेगी। सो कमिंग टू अर आंसर, सिंपली सोचें, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इंट्रो में हम सिंपली डालेंगे सेक्शन 6 से को लेकर हमारा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि मार्च 25, 1971 से बाद में जो भी सिटीजन्स आएंगे उनके सिटीजनशिप राइट्स नहीं मिलेंगे, वो सिटीजन नहीं बोले जाएंगे। जो भी लोग आते हैं वो इलीगल माइग्रेंट्स होंगे। बॉडी की अगर हम बात करें इम्प्लीकेशंस की, अब सोचो सबके ऊपर इम्प्लीकेशंस देख लो बारी बारी से। सबसे पहले अगर हम देखते हैं जो जिन्हें सिटीजनशिप राइट मिल जाएगा, तो बेसिकली जो हमारे इमिग्रेंट्स हैं उनके राइट्स हैं वो रिकॉग्नाइज होंगे। दूसरा हम देखें, अगर वो लोग हमारे आसाम में आ रहे हैं तो वहां की जो I don't know what's wrong with this. जो हमारे असम में अगर वो आते हैं तो असम का क्या होगा, हमारा डेमोग्राफिक कहीं ना कहीं शिफ्ट देखने को हमें मिल सकता है, जिसके कारण क्या हो सकता है, लोकल्स
में टेंशन क्रिएट हो सकता है। थर्ड अगर हम बात करते हैं तो रिसोर्सेज को लेकर थर्ड अगर हम बात करते हैं तो हमारी रिसोर्सेज को लेकर झगड़े हो सकते हैं। व्हाट वी कॉल एज कि अगर कोई वहाँ पर सब्जेक्टिव रियलाइजेशन करवा दे उस रियलिटी की, तो वहाँ पर ऑफकोर्स दंगे फसाद भी हो सकते हैं। इमिग्रेशन लॉज के ऊपर प्रेशर आ जाएगा कि उन्हें स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं। इसके अलावा द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन कि बांग्लादेश के साथ कहीं ना कहीं हमारे जो रिलेशन है वो इम्पैक्ट हो सकता है उन पर। कमिंग टू कि बैलेंस कैसे करेंगे डेवलपमेंट में और हमारा जो ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स है उसमें। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो हमारे जो राइट्स हैं वो रिकॉग्नाइज हो जाएंगे सबसे पहला। तो दूसरा अगर हम बात करते हैं रिफ्यूजीज के हमारे जो राइट्स हैं वो रिकॉग्नाइज होंगे। देन अगर हम बात करते हैं तो री इन्फोर्स कर रहा आइडिया, उसने जो कमिटमेंट ली थी कि वो जो जितने भी लोग हैं जो शिफ्ट करेंगे बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के बाद तो उनको हम सिटीजनशिप राइट्स देंगे, तो उसे री इन्फोर्स करने के लिए है। लीगल प्रोटेक्शन मिलेगी जो लोग शिफ्ट करेंगे उन्हें। इसके अलावा अगर हम बात करें कहीं ना कहीं तो अगर इलीगल माइग्रेंट्स नहीं आएंगे जो 1971 के बाद आ रहे हैं तो इलीगल माइग्रेंट्स का आना कम हो जाएगा। तो उसके कारण क्या होगा, हमारा जो कल्चर है आसामीज का वो प्रिजर्व कर पाएंगे हम। इसके अलावा रिसोर्सेज जो हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं, अगर इलीगल माइग्रेंट्स कम होंगे तो रिसोर्सेज का जो एलोकेशन है वो कैसा होगा, वो अच्छा हो जाएगा, विल बी गुड। So this much we need to mention here. Coming to conclusion part, simply हम mention कर सकते हैं कि एक major step है illegal migrants का influx रोकने के लिए। So this much we need to mention here. Okay, so we are done with our today's lecture. I hope you guys must be getting some kind of help from these lectures. Thank you. Have a great journey.